जी नमस्कार मित्रों। तो इकोनॉमी फॉर मेंस के एक और एपिसोड में आपका स्वागत। इस बार हम देखेंगे कि कैसे अपने पास प्रीलिम में जो फैक्ट्स या अंडरस्टैंडिंग मौजूद है उसी की मदद से हम मेंस का आंसर कैसे असेंबल कर सकते हैं। असल में मुझे एक लर्नर यश ने प्रश्न पूछा कि प्रीलिम में तो सब इकोनॉमी पढ़ा है और समझ भी आ गया, लेकिन जब मेंस का कुछ आंसर लिखने बैठो तो कुछ लिखा नहीं जाता। आई हैव कंप्लीटेड इकोनॉमी फॉर प्रीलिम्स बट व्हेन आई ट्राई टू राइट मेंस आंसर आई एम अनएबल टू कलेक्ट द पॉइंट्स। तो दो प्रश्नों से हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो चीज़ हमको प्रीलिम में आती है इकोनॉमी के बारे में, उसी को रिसाइकल करके हम कैसे मेंस का जवाब बना सकते हैं। और इसकी प्रैक्टिस के लिए आज हम दो क्वेश्चन देखेंगे जो कि मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट के पुराने पेपर्स जो यूपीएससी ने पूछे थे उसी में से उठाए हैं, लेकिन वो जनरल स्टडीज़ के लिए भी उपयोगी है, इसलिए इसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहला प्रश्न कुछ ऐसा है कि बजट किसी देश के वित्तीय स्वास्थ्य का संकेतक है। बजट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ कंट्री, और जो आय और व्यय के विवरण में प्रतिबिंबित होता है, विच इज़ रिफ्लेक्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हाँ, तो इसमें हम क्या लगते, वी विल प्रैक्टिस। दूसरा प्रश्न ट्राई करेंगे कि बजट किसी देश की आर्थिक कुंडली से भी बड़ा है। बजट इज मोर देन द इकोनॉमिक हॉरोस्कोप ऑफ अ नेशन। सो वी हैव टू क्वेश्चन, एक एक करके इसको बनाते हैं और इसमें नया कुछ नहीं समझेंगे, नया कुछ नहीं पढ़ेंगे। जो हमको प्रीलिम में आता है उसी समझ को हम यहाँ पर मेंस में ढालने वाले। प्रेम का ही नाम लिया था। आगे बढ़ने से पहले जल्दी बता दूं कि इस रविवार को अन अकेडमी का ये पबजी कॉम्बैट होने वाला है। मतलब 1 घंटे की टेस्ट होती है, अच्छे मार्क्स आप लाओ तो उसमें आपको इनाम और स्कॉलरशिप मिलते हैं, और वो अप टू 90% स्कॉलरशिप होता है। तो एकदम सस्ते में आपको अन अकेडमी का सब पेड सब्सक्रिप्शन मिल जाए, ऐसी चीज़ होती है। डिस्काउंट कोड इज मतलब अनलॉक कोड इज monal.org, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। कह रहा थे अपना प्रश्न क्या था कि बजट इज एन इंडिकेटर ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ नेशन। तो हेल्थ और हेल्थ के इंडिकेटर्स क्या होते हैं या हेल्थ के रिपोर्ट कैसे पता चलते हैं? एक्सरे, ब्लड रिपोर्ट, यूरिन रिपोर्ट, बॉडी मास इंडेक्स वगैरह से हमें ह्यूमन हेल्थ का पता चलता है। तो अभी आप ब्रेनस्टॉर्म करो कि क्या तो फिर मैं बजट के अंदर इनकम एक्सपेंस इसके आंकड़े देख के, अब इनकम में क्या आएगा जैसे टैक्सेस, एक्सपेंस में क्या आएगा जैसे सब्सिडी, और इनकम एक्सपेंस का मिसमैच है तो डेफिसिट हो जाता है, घाटा। कुछ बार सरकार और पैसा कमाने के लिए सरकारी कंपनियों के शेयर्स बेच देती है, डिस इन्वेस्टमेंट। तो ये सब से हमें क्या देश की फाइनेंशियल हेल्थ का कुछ समझ आ सकता है कि नहीं, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो चलिए, अब हम नया कुछ नया नहीं पढ़ने बैठेंगे। हमने अब तक जो प्रीलिम में पढ़ा है उसी को हम रिसाइकल करते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्रेनस्टॉर्म कर रहा हूँ कि मुझे कितना आता है प्रीलिम्स में और उसी को मैं मेंस में कैसे लिखूँ। तो अब सोचिए प्रीलिम के बारे में बजट में आप क्या पढ़ चुके। फॉर एग्जाम्पल कि डेफिसिट यानी घाटा बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना वो याद करो एनसीईआरटी में भी दिया डेविड रिकार्डो का इक्विवेलेंस, कि सरकार अगर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है तो फिर सामने उसको पैसा लोन में लेना पड़ेगा, और सरकार लोन में जितना पैसा ज़्यादा लेती है तो फिर सामने पब्लिक वो अपनी सेविंग्स बढ़ा देती है, डिमांड शॉपिंग कम हो जाती है वगैरह, हमने देखा था। दूसरा, आमदनी और खर्चे संतुलित होने चाहिए, इनकम एक्सपेंस शुड बी बैलेंस्ड, वो भी सही बात है। सब्सिडी बहुत ज़्यादा नहीं देनी चाहिए वरना उससे रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ती है जो अपने में नई समस्या खड़ी करती है। टैक्स भी बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए वरना वो लाफेयर कब याद करो कि कैसे एक हद तक आप अगर इनकम टैक्स बढ़ाएंगे तो कलेक्शन ज़्यादा होगा, फिर एक हद से ज़्यादा बढ़ाओगे तो कम हो जाएगा। क्यों? दो कारण, पब्लिक कर चोरी चालू करेगी, ब्लैक मनी टैक्स इवेजन, और दूसरा कारण कि पब्लिक का काम करने का मूड ही चला जाएगा अगर मान लीजिए 100% इनकम टैक्स है। अभी समझिए, अभी हम सिर्फ ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, फिर हम लोग इन दोनों को कनेक्ट करेंगे कि कैसे बजट के इन आंकड़ों को देख के हम फाइनेंशियल हेल्थ का पता लगा सकते हैं। ओके, पांचवा मुद्दा कि टैक्स में सर्टेनिटी होनी चाहिए, कि कौन सी तारीख को कितना टैक्स भरना है वो सब फिक्स होना चाहिए। एडम स्मिथ ने अपने 4 सिद्धांत दिए थे, 4 कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, हमने देखा था। बजट के बारे में हम लोग और क्या क्या जानते हैं, तो देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर या कैपिटल एक्सपेंडिचर पर पैसा खर्च करो तो अच्छी बात है, उससे मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट होती है, जॉब्स क्रिएट होते हैं। खासकर अमेरिका में कुछ मंदी आई थी, उसको लड़ने के लिए ऐसा किया गया था। जॉन मेनार्ड कीन्स की ऐसी कुछ केनेशियन इकोनॉमी में बातें आती। उसी को हम आगे जोड़ें तो कोरोना के दौरान भारत सरकार ने क्या किया, काउंटर साइक्लिक फिजल पॉलिसी। मतलब इकोनॉमी में क्या है, तेजी मंदी चलती है। जब मंदी चल रही हो तो सरकार ने असल में पैसा ज़्यादा खर्च करना चाहिए, तो ऐसी जो पॉलिसी बने उसको हम कहते हैं काउंटर साइक्लिक फिजल पॉलिसी, प्रतिचक्रीय राजकोष नीति। तो वो भी इकोनॉमिक सर्वे ने भी बोला, जॉन मोनार्ड कीन्स की भी ऐसी कुछ बातें रही हैं। एक
नोबेल विनर मिल्टन फ्राइडमैन, जिसने ऐसी कुछ बात की थी, वो उस कंसेप्ट को हमने देखा था, हेलीकॉप्टर मनी। तो ये भी हमने समझा था। और ऐसी अगर काउंटर साइक्लिक फिजल पॉलिसी के लिए थोड़ा बहुत पैसा उधार भी लेना पड़े तो बुरी बात नहीं, मतलब सम मॉडरेट लेवल ऑफ फिजल डेफिसिट इज़ नॉट बैड, उसमें कोई बहुत ख़राब बात नहीं। एंड लास्टली, अगर कोई कंपनी घाटे में जा रही है जैसे एयर इंडिया या आईडीबीआई, तो उसका प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण किया जाए तो कुछ गलत नहीं। ओएनजीसी जैसी कंपनियों का डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए उसमें भी कुछ गलत नहीं। इकोनॉमिक सर्वे ने उसके सब फायदे और जस्टिफिकेशन गिनवाए थे। तब समझिए बजट के बारे में प्रीलिम्स की पढ़ाई में इतना तो हमने कुछ ना कुछ समझा था। अभी का मुद्दा है कि अच्छा, नाउ लेट अस कनेक्ट दिस, कि हम इनकम, एक्सपेंस, टैक्स, सब्सिडी, डेफिसिट, डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में इतना जानते हैं फ्रॉम प्रीलिम्स, और हमें मेंस का ये जवाब लिखना है कि मेंस इज एन इन माफ कीजिए, बजट इज एन इंडिकेटर ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ नेशन। हाँ, तो उसके लिए अब इन दोनों को कनेक्ट करते हैं कि एक तरफ मैं लॉजिकली फिट करूँ कि एक्सरे, ब्लड रिपोर्ट, यूरिन रिपोर्ट, बॉडी मास इंडेक्स से हमें क्या देखने को मिलता है ह्यूमन हेल्थ के बारे में। एंड सिमिलरली ये सब इनकम, एक्सपेंस वगैरह, बजट के आंकड़े देख के हमें क्या पता चलता है फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंट्री के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल सोचते हैं कि हम रिपोर्ट निकालें, ब्लड शुगर रिपोर्ट निकालते हैं जिससे डायबिटीज़ का पता चले। ऑलराइट, तब सोचिए अगर आपने अपना ब्लड शुगर रिपोर्ट निकाला और उसमें पता चला बहुत ज़्यादा ब्लड में शुगर है, तो खून में ज़्यादा शर्करा अच्छी बात नहीं, वो दिखाता है कि आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, मधुमेह। तो मीठी तो लगती है शक्करपन बहुत ज़्यादा हो जाए तो डायबिटीज़ है। सिमिलरली अगर कोई ऐसा बजट आपको दिख जाए कि जिसमें बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जा रही है, फ्री बाइज दी जा रही है, कि सपोज़ किसानों को इतनी बिजली मुफ्त, गरीबों को इतनी बिजली मुफ्त दी जाएगी, महिलाओं को ये चीज़ मुफ्त दी जाएगी, मोपेड या वगैरह, देन बियॉन्ड अ लेवल वो सब हो जाता है रेवड़ी कल्चर। और जो रेवड़ी कल्चर होता है वो अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा सब्सिडी वो सब गरीब वोटर को तो मीठा मीठा लगेगा, हाँ हमको मुफ्त में साइकिल मिल रही है, बिजली मिल रही है, घर गाड़ी सब मिल रहा है, लेकिन वो इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में उसके चलते सरकार की डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और नई समस्या खड़ी होती है। सो यस, बाय लुकिंग एट द बजट, और उसमें भी ये रेवेन्यू डेफिसिट वाला पार्ट कितना है, सब्सिडी एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना है, उसको देख के हमको कि फ्यूचर में अपनी फाइनेंशियल हेल्थ क्या होगी उसके कुछ अंदाज मिल जाते हैं। सिमिलरली इसी लॉजिक पे कि भाई ब्लड शुगर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको कुछ उपवास रखना चाहिए, फास्टिंग। सिमिलरली फीजल प्रूडेंस, मित व्ययता, मतलब फिजूल खर्ची बंद करो, बहुत ज़्यादा ऐसा मीठा मीठा मत खाओ या मत खिलाओ, कट डाउन अननेसेसरी स्पेंडिंग, तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। कुछ सालों पहले भारत सरकार ने क्या किया, पार्लियामेंट में आप जानते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसदों को कैंटीन में बहुत सस्ते में खाना मिलेगी, इडली सांभर वड़ा डोसा सब 10-10 रुपये में, 5-5 रुपये में, जबकि बाहर उसका भाव 150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये चलता हो। तो बीच में सरकार ने ये कैंटीन पे जो भी सब्सिडी दी जा रही थी वो सब बंद, कि बाजार भाव जो चलता है, मान लीजिए डोसा 150 रुपये का, तो 150 में आपको खरीदना पड़ेगा। तो सरकार ने ये क्या किया, फीजल प्रूडेंस यानी कि मियत व्ययिता। तो ये अच्छी बात है, और अगर बजट में ऐसा आपको कुछ दिख जाए तो मतलब कि ये देश की फाइनेंशियल हेल्थ अब अच्छे होने वाली है, जस्ट लाइक कि उपवास रखने से अपनी फिजिकल हेल्थ अच्छी होने वाली है। आगे हेल्थ का एक और रिपोर्ट निकाल सकते हैं, ब्लड रिपोर्ट निकालो। ब्लड रिपोर्ट में अगर आपको पता चले कि हीमोग्लोबिन कम है शरीर में, खून में आयरन की, लोह तत्व की कमी है, तो उससे क्या होगा, जो हम सांस लेते हैं उसका ऑक्सीजन जो भी अलग अलग सेल्स तक जो ब्लड को पहुंचाना होता है वो पहुंचा नहीं पाता, जल्दी से आप थक जाते हैं, सांस फूल जाती है, एनीमिया, रक्त अल्पता की समस्या होती, ब्लड कैन नॉट कैरी ऑक्सीजन, एनीमिया प्रॉब्लम विल कम। सिमिलरली अगर कोई ऐसा बजट है कि जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, रिसर्च डेवलपमेंट, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा पैसा खर्च न किया गया, तो वो ऐसा बजट या ऐसा खून है जिसमें हीमोग्लोबिन या आयन की कमी है। तो फिर उनके पास यूथ होगा, यूथ जिसको हम कहें ऑक्सीजन, लेकिन वो उसका काम क्या, अल्टीमेटली ऑर्गन तक पहुंचे, ज़्यादा मेहनत करे, नौकरी धंधा करे, भारत देश का प्रोडक्शन बढ़ाए, जीडीपी बढ़ाए, उन सबसे हमको डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनसांख्यिकी लाभांश जो होने वाला है वो हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पर भी ये रिपोर्ट देख के जैसे एनीमिया का पता चल जाता है, इधर भी कि एजुकेशन और स्किल पे कितना खर्चा कर रहा है बजट, उससे अपनी फाइनेंशियल हेल्थ फ्यूचर में क्या होगी, जीडीपी क्या होगा, उसका अंदाज लग जाता है। आगे मित्रों, ब्लड रिपोर्ट में आपको अगर ये पता चले कि बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स या डब्ल्यूसी का काउंट, डब्ल्यूबीसी का काउंट बहुत कम है, तो ये श्वेत रक्त कण, वाइट ब्लड सेल का क्या काम होता है, एक जात का डिफेंस है, वो इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ता है।
तो अगर आपके शरीर में WBC कम है तो आपको सब रोग लग जाएंगे, उसकी चांसेस इन्फेक्शन, थोड़ा भी कुछ सर्दी जुकाम किसी का आपके शरीर में आपको कोरोना हो जाए या कुछ हो जाए, ऐसी तकलीफ बढ़ जाती। तो यानी सेफ्टी का महत्व है। उसी तरह इकोनॉमी में सोशल सेफ्टी का महत्व है। सामाजिक सुरक्षा में क्या आएगा कि अगर ये आदमी का अचानक नौकरी धंधा चला गया, वो गांव में वापस जाता है, तो मनरेगा में उसे 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए। उसी तरह अगर सपोज जो वर्कर है वो उसका देहांत हो गया, तो उसकी फैमिली को कुछ पैसा मिलना चाहिए इंश्योरेंस में। वो रिटायर हो जाए, उसको पेंशन मिलना चाहिए। गरीब परिवार है तो उसको मुफ्त में या बहुत कम दामों में खाना मिलना चाहिए। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, फूड एड, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये सब होना चाहिए। और भी इसको आगे ले जाए कि जो महिला है, मान लीजिए पति ने डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा करके उसको निकाल दिया, कुछ प्रोस्टिट्यूशन, देह व्यापार में उसको धकेला जाए, तो ऐसी महिलाओं को भी बचाने के लिए कुछ शेल्टर होम्स होने चाहिए, आश्रय गृह, नारी शक्ति केंद्र वगैरह। तो ही उनकी जो अपनी स्किल है, कैपेसिटी है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, वो सब बढ़ पाएगा, उनको हम इकोनॉमी में यूज़ कर पाएंगे। राइट, तो दीज थिंग्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। वरना क्या होगा, गरीब लोग और गरीब हो जाएंगे, तो अपनी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल हेल्थ लॉन्ग टर्म में नुकसान करेगी वो। आगे हम अगर ये सब जो हेल्थ केयर इंडिकेटर देख रहे थे, उसमें एक आता है बॉडी मास इंडेक्स। वो आपकी जो भी एज, हाइट वगैरह के हिसाब से क्या वजन होना चाहिए, ऐसा कोई इंडिकेटर है। तो स्वाभाविक है बहुत ज़्यादा मोटापा अच्छी बात नहीं है। तो आप वजन कम कैसे करोगे, कसरत करोगे, हेल्दी खाना खाओगे वगैरह। तो उसी तरह सरकार में अगर बहुत ज़्यादा बड़ी सरकार हो जाए, कि उसमें बहुत सारी सरकारी कंपनी हो, लॉस में चल रही हो, तो उस सब को आप कैसे उसका स्लिम बॉडी बनाओगे? थ्रू डिस इन्वेस्टमेंट, जैसे ONGC वगैरह के शेयर बेचे जाए, LIC के शेयर बेचे जाए, प्राइवेटाइजेशन जैसे एयर इंडिया का किया गया। और इन सब से हमको मिलता है मिनिमल गवर्नमेंट। मिनिमल गवर्नमेंट और उससे एफिशिएंट काम हो, ये भी एक हेल्थ केयर इंडिकेटर है। फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होगी सरकार की और उन कंपनियों की, ऐसा हम सोच सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे ने भी पाया कि एक ज़माने में मारुति कंपनी का प्राइवेटाइजेशन हुआ था, उसके बाद उसकी सब प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बढ़ गई थी। अभी ये एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हुआ, उसके बाद भी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि कैसे एयर इंडिया ने कुछ 500 नए प्लेन खरीदने का ऑर्डर दिया है। आप सोचो, अगर ये एयर इंडिया का बॉस कोई IAS या मिनिस्टर होता, तो क्या उसमें वो इतना जिगर या विजन या कैपेसिटी होती कि वो 500 नए प्लेन खरीदने का ऑर्डर दे देता? नहीं, पर अभी टाटा के हाथ में, उसके दिमाग में विजन है कि मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ, अभी बहुत सारा स्कोप है एविएशन सेक्टर में, तो 500 प्लेन नए खरीद लिए। तो जो मोटापा था, उसकी जगह ऐसी हेल्दी एनर्जेटिक बॉडी बनाने के लिए जो ज़रूरी है, स्लिम करना, वजन कम करना, डिसइन्वेस्टमेंट से हो सकता है। उसी तरह से टैक्सेस भी एक हद से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, वरना ब्लैक मनी का प्रॉब्लम हो सकता है, पब्लिक टैक्स भरेगी नहीं वगैरह। उसके साथ भी जोड़ के आपकी एवरीथिंग शुड बी इन मॉडरेशन। जैसे बॉडी मास इंडेक्स में आपका हाइट, वेट, एज के हिसाब से मॉडरेट चीज़ होनी चाहिए, उसी तरह टैक्स का लेवल भी एक मॉडरेट लेवल का होना चाहिए, ताकि मैक्सिमम मिले। उससे ज़्यादा बढ़ा दोगे तो भी खराब, और बहुत कम होगा, बहुत कम टैक्स भी लोगे तो कुपोषण, माल न्यूट्रिशन जैसा हो जाएगा इकोनॉमी, और सरकार की फाइनेंशियल हेल्थ वो भी नहीं होना चाहिए। आगे मित्रों, डायरिया यानी कि दस्त, कि आप खाना खाते हैं, पेट में टिकता ही नहीं, तुरंत निकल जाता है। फूड इज़ नॉट स्टेइंग इन द बॉडी फॉर लॉन्ग। भारत के अंदर आप जानते हैं कि इन्फेंट मोर्टालिटी, यानी कि छोटे बच्चों की मृत्यु हो जाना, वो एक बड़ी समस्या है। उसका एक कारण डायरिया भी होता है। अब आप कहते, नहीं वो तो दस्त हो रहा है, इसमें बच्चा कैसे मर जाएगा? आप सोचो, उसकी बॉडी में जितना पानी है, जितना न्यूट्रिशन है, वो सब तो उसका खाते ही निकल जाता है, तो बॉडी कुछ एब्जॉर्ब कर नहीं पाती, इसलिए वो अल्टीमेटली माल न्यूट्रिशन और कुपोषण के चलते वो मर जाते हैं। तो आदर्श स्थिति में क्या होना चाहिए? आपने जो खाना खाया, वो जो भी 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे आपके इंटेस्टाइन, आंतड़ियों में रहना चाहिए, ताकि बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाए। अब आप सोचो कि आपने, मतलब सरकार ने टैक्स ले लिया, इनकम टैक्स, GST वगैरह, तो उसको कैसे आप डाइजेस्ट करोगे? एक तो हो सकता है कि तुरंत ही उसको उड़ा दो, रेवड़ी कल्चर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री में सबको मोबाइल, लैपटॉप सब दे दो। तो वो ऐसी बात है कि जैसे इनकम आई और तुरंत आपकी इनकम आपने एक्सपेंस में निकाल दी, एक प्रकार का डायरिया कर दिया, जल्दी से चला गया। वेरेज काम ये भी हो सकता था कि उसको ज़्यादा धीरे धीरे जाने दो पैसों को, कि कुछ नया पावर प्लांट, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। हो सकता है उसको बनाने में 20 साल लग जाए, लेकिन उसके बाद जो उसकी अपनी हेल्थ पे पॉजिटिव इफेक्ट आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट होगी, दैट विल बी ऑफ अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। तो इस तर्ज पे
शॉर्ट टर्म रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के मुकाबले इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस दिया जाए तो बेहतर होगा। अगर कोई बजट ऐसा बनाए देन इट इज़ वेरी गुड। तो इससे भी फाइनेंशियल हेल्थ का पता लग सकता है। मित्रों, दिन में आपने 2 बार 3 बार जो खाना होना चाहिए उसकी एक नियम है, लिमिट है कि इतना इतना खाना चाहिए। अब आप बहुत ज़्यादा खाना खा लोगे या बिना टाइम का कि 4 बजे खाया, रात को 10 बजे खाया, तो उससे क्या हो जाती है, अपच हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन, और उसके चलते नए हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि बॉडी का एक रिदम होता है। सिमिलरली सरकार अचानक से अनप्लान्ड फीजल स्टिमुलस दे दे कि अच्छा ये कोरोना है बोल के, आप याद करो हमने वो ओवर हीटिंग ऑफ द इकोनॉमी ऐसा वीडियो मैंने कुछ समय पहले बनाया था, क्वांटिटेटिव एजिंग, फैट टेपरिंग, ओवर हीटिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी। वो सलाम रॉकी भाई अपनी मशीन गन से गोली चलाता है और नाली एकदम गर्म हो जाती है, सिगरेट जलाता है, पर ऐसी ओवर हीटिंग इकोनॉमी में हो जाए तो वो कैसे तकलीफ करती है, मैंने आपको बताया था। सिमिलरली आप अचानक से मतलब बहुत कॉफ़ी पी लो, मुझे बहुत काम है, कॉफ़ी पी के एनर्जी आएगी, रात तक काम करूँगा, ये सब जो होता है इट इज़ समथिंग लाइक दिस अनप्लान फीजल स्टिमुलस। उससे आपको चेतना मिल गई, स्फूर्ति मिल गई, पर वो लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, उसके चलते बॉडी ख़राब होती। सिमिलरली यहाँ पर ऐसा अचानक से फीजल स्टिमुलस दिया जाए कि टैक्स सब माफ़ है, बहुत सारी सब्सिडी दी जाएगी, तो इकोनॉमी में ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम, जिससे महंगाई बढ़ती है और बहुत सारे नए प्रॉब्लम्स आते हैं। वो अलग वीडियो था, उसका मैं उधर ये इन्फो कार्ड या कुछ डाल दूंगा, इधर आप देखना सुकून से। तो यहाँ तक हमने जो पढ़ा, बॉडी में आपके पास अब समझिए मोर देन इनफ पॉइंट्स हैं कि आप कुछ ना कुछ लिख सको। अब प्रश्न ये होता है, अच्छा तो ये जो प्रश्न था बजट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ, इंट्रोडक्शन तो और कंक्लूजन, ये दो चीज़ बनानी बाकी है। बॉडी में तो हमने बहुत सारे पॉइंट्स बना ली। तो देखिए, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बनाने के लिए वो आपका होमवर्क है कि आपने खुद से दिमाग लगाना है, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन कैसे बनाए उसका कुछ 40 पेज का फ्री हैंड आउट रिलीज़ किया है, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, नीचे मैं लिंक डालता हूँ। उसमें सुकून से ये सब बात करिए कि कब कौन सी स्थिति में क्या हमने, जैसे कि इंट्रोडक्शन बनाने चाहिए कि ओरिजिन लिखना है तो क्या ब्रिटिश राज से चालू करोगे, आज़ादी के बाद से, एलपीजी रिफॉर्म के बाद से, जीएसटी के बाद से, कोरोना के बाद से, वगैरह। सो आई लीव इट टू यू, ये सब पढ़ो आराम से और उस हिसाब से इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों इसमें आप कैसे बना सकते हैं वो सब आप करो। इट इज़ गिवन इन द हैंड आउट, आपको हिंट मिलेगी वहाँ से। सब कुछ मैं आपको चम्मच से मुंह में खिलाता रहूँ तो फिर लॉन्ग टर्म में वो जब रैंडमली कुछ और पूछ लेंगे तो आप कैसे हैंडल करोगे, तो खुद भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना भाई। अच्छा, तो अपनी जो कसरत चल रही थी उसमें मैंने आपको पहले ही प्रश्न के लिए सिखाया कि कैसे प्रीलिम के ही पॉइंट्स को यूज़ करके मेंस का जवाब लिख सकते हैं, और हमने ये प्रश्न तैयार किया, बजट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंट्री, तो ये तो खत्म हुआ। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे कि बजट किसी देश की आर्थिक कुंडली से भी बड़ा है, बजट इज मोर देन द इकोनॉमिक हॉरोस्कोप ऑफ अ नेशन। अब आप सोचिए कहना क्या चाहता है। सपोज आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, फॉर्चून टेलर के पास, ये टैरो कार्ड रीडर के पास जाएं और वो आपको कहे कि मैं तुम्हारा भविष्य बता सकती हूँ कि ये तुमको नौकरी, ये फील्ड में मिलने के चांस ज़्यादा है, या इस दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी, या तुम्हारे घर में कोई बीमार हो जाएगा, तो वो सिर्फ आपको भविष्य बता सकती है, वो भविष्य बदल नहीं सकती कि इट इज़ ऑर्डेंड। सपोज कि आपकी डेथ होनी है तो वो होनी ही है, उसको वो रोक नहीं सकते। अब कुछ लोग कहें नहीं नहीं, अगर मुझे पता चल जाए मेरा भविष्य क्या है तो मैं उस हिसाब से केयरफुल रहूँगा और मैं अपना भाग्य बदल सकता हूँ। कि सपोज ये फॉर्चून टेलर मुझे कह दे कि तुम्हारा कार एक्सीडेंट्स में मौत होने वाला है, तो मैं कार लेके जाऊँगा ही नहीं, मैं साइकिल पे ही घूमूंगा। पर हो सकता है दूसरे किसी की कार आके मुझे एक्सीडेंट करके मार दे। सो इज इट ट्रू और इज इट नॉट ट्रू? इसके लिए हम थोड़ा एथिक्स और ये ग्रीक रोमन माइथोलॉजी में जाते हैं। ट्रॉय की फिल्म देखी होगी, उसमें कैरेक्टर है ओडिसियस, या कुछ जगह उसका नाम यूलिसियस भी है, यूलिसिस भी है। तो वो एक ऑरेकल मतलब भविष्यवेत्ता के पास जाता है और ऑरेकल ने उसको बताया कि तुम ये ट्रॉय के युद्ध में जाओगे तो तुमको बहुत शोहरत मिलेगी, लेकिन कई सालों तक परिवार से दूर रहोगे और घर पहुंचने में तुम्हें बहुत कठिनाइयाँ होगी। इट विल टेक यू टू मैनी हार्डशिप टू रिटर्न बैक टू होम। अब आप लोग कहेंगे ये इसको नहीं, वो ब्रैड पिट को बोला था, अखिलिस को। भाई वो फिल्म है, उसमें थोड़ी चीज़ें अलग बताई गई है, असल जो पूरी ट्रॉय की ये माइथोलॉजी या कहानी है वो थोड़ी अलग है। वो तो उसमें वो कोई मेमनोग नाम का राजा है, वो अपनी बेटी की बलि चढ़ा देता है ताकि समंदर शांत हो जाए और फिर उसके दरिया में से जहाज जा सके वगैरह, मैनी थिंग्स आर नॉट शोन। खैर, तो ये ओडिसियस या यूलिसिस नाम का जो कैरेक्टर है उसको भविष्य बताया गया कि तुम ये ट्रॉय के युद्ध में जाओगे, तुमको बहुत शोहरत मिलेगी, लेकिन तुम घर से दूर रहोगे, वापस पहुंचने में बहुत तकलीफ होगी। तो ये क्या सोचता था, नहीं नहीं मैं अपना भाग्य बदल सकता हूँ।
आई कैन कमांड माई डेस्टिनी एंड आई कैन डू वट एवर आई प्लीज़। अब बाद में हुआ ये कि ट्रॉय का ये जो भी युद्ध खत्म हो गया और ये वापस जा रहा है। अब जा रहा है तब साइक्लोप्स नाम का एक दानव या राक्षस, उसकी गुफा में ये लोग कैद हो जाते हैं, उनका जहाज का क्रैश हो जाता है ऐसा कुछ। अब ये साइक्लोप्स उनको खा जाएगा, बचने के लिए ये क्या करते हैं कि साइक्लोप्स की कुछ भेड़ बकरियां होती हैं और वो उसको चरवाहे का भी थोड़ा कुछ कर रहा था काम। तो ये सब ओडिसियस के साथी और ओडिसियस खुद उन बकरियों के पेट के नीचे ऐसे वो चिपक गए और फिर वो वहाँ से चले गए। तो इसको मतलब दिखता नहीं था या आधा दिखता था तो वो पकड़ नहीं पाए। अब यहाँ पर दे मैनेज टू एस्केप, करेक्ट। लेकिन फिर ये ओडिसियस को गुमान आ गया। तो वो जब भाग रहा था तो उसने काफ़ी दूर पहुंच गया तो चिल्ला के उसने साइक्लॉप्स को बताया कि देख बेटा साइक्लॉप्स, निकल गई हेकड़ी, मेरा नाम ओडिसियस है, तुम याद रखना कि मैंने तुमको उल्लू बनाया था और मैं तुम्हारे इस गिरफ्त में से निकल गया था। देन व्हाट हैपेंड इज, ये जो साइक्लॉप्स नाम का दानव है उसने कहा कि मैं अपने पिता को बता दूंगा जो कि समुद्र देव है, और अब मैं देखता हूँ तू घर वापस कैसे जाए। और फिर उसको सब समंदर में लहरें आए, बीच में फंस जाए, बहुत सारे कांड होते। खैर ये इकोनॉमी में नहीं लिखना, ये मैंने इसलिए बताया कि एथिक्स के लिए समझने की चीज़ है। एक्सेस प्राइड, बहुत ज़्यादा अहंकार होना, भले आप सत्य के रास्ते पे हैं कि ये तो राक्षस कोई बेवकूफ़ बनाया ना तो उसमें क्या गलत किया, कुछ गलत नहीं किया। पर वो फिर उसकी जो ग्लोटिंग करने का काम शुरू कर दिया, होशियारी मारने का काम शुरू कर दिया, वो उसके लिए परेशानी का सबब बना। खैर हम वापस आते हैं। तो ओरेकल ने उसे कहा था कि तुम घर बहुत देरी से पहुंचोगे, और ऐसा ही हुआ। भले ये ओडिसियस समझता था नहीं मैं अपना भाग्य बदल सकता हूँ। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी में बजट सिर्फ एक हॉरर स्कोप है, वो सिर्फ अपने को भविष्य बता सकता है लेकिन उसको सुधार नहीं सकता? तो गलत होगा। देखिए हॉरर स्कोप तो है ही ये कि आप अगर बजट के अंदर ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो उसमें टैक्स सब्सिडी डेफिसिट अगले साल कितनी होने वाली है वो हमें पता चलता है। तो इस हिसाब से ये हॉरोस्कोप तो हुआ, लेकिन इट इज़ मच मोर देन दैट। क्योंकि अगर बजट को सही से डिज़ाइन किया जाए, सही से इम्प्लीमेंट किया जाए, तो जीडीपी में काफ़ी वृद्धि हो सकती है। खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल पार्ट को ज़्यादा फोकस दिया जाए, टैक्स में थोड़ी कमी की जाए, कंपनियों को अलग अलग सब्सिडी दी जाए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम वगैरह, ताकि वो और ज़्यादा प्रोडक्शन करे, तो जीडीपी बढ़ जाएगा। उसकी मदद से टैक्स का कलेक्शन भी बढ़ जाएगा और उसकी मदद से जो फिजल डेफिसिट घाटा होने वाला है वो भी काबू में आ जाएगा। तो सोचा हो उससे बेहतर अपना भविष्य हो सकता है कि सपोज हमने सोचा कि इतनी अपनी डेफिसिट होने वाली है बट असल में उससे कम रहे, या अपना इतना टैक्स कलेक्शन होने वाला है असल में उससे ज़्यादा हो जाए। सो इट इज़ मच मोर देन द हॉरोस्कोप। क्योंकि हॉरोस्कोप सिर्फ भविष्य बता सकता है, उसको बदल नहीं सकता। बजट भविष्य बता भी सकता है और उसको बदल भी सकता है, बेहतर भी कर सकता है, ख़राब भी कर सकता है। खैर इस पे और भी मुद्दे जोड़ सकते हैं, वो आप ब्रेनस्टॉर्म करो कि आप क्या लिखते और कैसे करते। अब मैं वापस आऊँ, वो जो प्रश्न था भाई यश का कि मैंने प्रीलिम के लिए इकोनॉमी पढ़ी लेकिन मेंस का सब लिखने बैठता हूँ तो मुझे या तो पॉइंट्स याद नहीं आते, मैं जोड़ नहीं पाता, कुछ समझ नहीं आता। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? हमने अभी तक दो एग्जाम्पल पढ़े, उसमें मैंने आपको नया तो कुछ सिखाया नहीं, जो पहले हम प्रीलिम्स में देख चुके हैं वही चीज़ों को वापस मैंने रिपीट किया। तो फिर लिखा क्यों नहीं जाता मेंस में? उसका सबसे पहला कारण है कि जो थॉट प्रोसेस डेवलप होने चाहिए कि ये कुछ देखा और मुझे कितना आता है, उन मुद्दों को मैं इसमें जोड़ के कैसे अपनी खिचड़ी जैसा कुछ बना दूं, रसोई। इट रिक्वायर्स पीसफुल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्शन। दिमाग में और चरित्र में ठहराव होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। बटरफ्लाई तितली की तरह 2 मिनट इधर ध्यान रहता है फिर कहीं और चला जाता है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल ये तकलीफ बढ़ गई है, खासकर ये सोशल मीडिया के चलते। लो अटेंशन, थोड़ा देखा अपने को व्हाट्सएप चेक करने की इच्छा हो जाए, टेलीग्राम कुछ चेक करे, ट्विटर पे कुछ रिप्लाई करे। अब फॉर एग्जांपल आजकल क्या चलता है, ये कोई वो उत्तर प्रदेश में एसडीएम, उसका पति से कुछ अनबन और फिर सामने किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, धोखा दिया। नाउ वेर एवर यू गो, तो कुछ ना कुछ ऐसा ही रेकमेंडेड में ये थंबनेल और ट्वीट और ये सब आता रहे। अब आपका खुद पे नियंत्रण नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, तो आप उसमें रुक जाते हैं, अच्छा ये क्या हो रहा है। फिर उसमें सोचते, फिर आप अपने भी कुछ उसमें राय रखना शुरू करें, मीम देख के लाइक करें, शेयर करें। तो 20-30 मिनट उसको देखने में उसके आसपास अपनी मेंटल थॉट प्रोसेस में चले जाते। उसी तरह अभी ये कोई पन्नू नाम का कोई खालिस्तानी जो टेररिस्ट था, वो कार एक्सीडेंट में मर गया, जिंदा है। एक था टाइगर जेम्स बॉन्ड, अब उसका कुछ चल रहा है।
बट इज इट रेलेवेंट फॉर एग्जाम? देखिए, ज़बरदस्ती फिट करना तो ये भी बोल सकते हैं कि बिग बॉस ओटीटी में से पुनीत सुपरस्टार को निकाला पहले ही दिन, तो वो भारत में एक प्रकार से क्लास डिवाइड और एलिटिज्म की समस्या है, तो मेंस पेपर वन सोशल इश्यूज। बट हाउ फार विल यू गो इन दिस डायरेक्शन? एग्ज़ाम के लिए कितनी तैयारी और मुझे कितना सीमित रहना है, वो अपनी खुद की कंट्रोल होनी चाहिए चीज़ों पे। तो अगर सच में मेंस एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, मैं तो कहूँगा कि आप ये अपना फ़ोन दूसरे रूम में रखो और पढ़ाई दूसरे रूम में करो, दैट विल हेल्प यू द बेस्ट। और क्या कारण हो सकते हैं कि प्रीलिम्स में तो आता है लेकिन मेंस में लिखा नहीं जाता। आपने प्रीलिम में सब बुलेट पॉइंट का रट्टा मारा है, लेकिन कभी सुकून से सोचा नहीं कि अच्छा ये चीज़ें अच्छी हैं बुरी हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता होगा इकोनॉमी को। आपने पुराने मेंस के पेपर नहीं देखे, और देखें तो सुकून से उसको मंथन नहीं किया। पेरिफेरल रीडिंग की कमी के न्यूज़पेपर कॉलम और इधर ये सब किताबें वगैरह देखने का आदत कम हो। डिपेंडेंट मेंटालिटी, आश्रित मानसिकता, कि आपको हर चीज़ का कोई कोचिंग वाला या यूट्यूब या टेलीग्राम वाला मॉडल आंसर बना के दे तो ही आप उसको प्रोसेस कर पाते हैं, खुद से कुछ नहीं लिखा जाता। या फिर कि चैट जीपीटी वाला खेल, कि कुछ भी आए तो उसको मैं पूछूं फिर वो मुझे क्या डबल डोल की टाइप का बैलेंस्ड आंसर देता है। देखिए, मैंने आपको ये अभी जो जवाब सिखाया, मैंने चैट जीपीटी को कुछ नहीं पूछा, मुझे जितना आता है उसमें से जितना लिख सकते हैं उतना मैंने बना के दिया। ऑफकोर्स मैं चैट जीपीटी को पूछूं तो ये जो जवाब बना हॉरोस्कोप इकोनॉमी वाला, इसमें और अच्छे मुद्दे मैं बता सकता हूँ। बट क्या रियल एग्जाम के अंदर मैं चैट जीपीटी लेके जवाब लिखने वाला था? नहीं। तो वट एवर आई नो, वट एवर आई हैव टॉट, उसके आसपास ही मैं तो असेंबल करूँ, तो ही वो नॉर्मल नेचुरल चीज़ होगी। तो आप भी वो करिए। आपको चैट जीपीटी देखना चाहिए, पर कि वो फर्स्ट चीज़ नहीं होनी, पहले खुद से करो कितना आता है, उसके बाद दो चार चीज़ें और जानने के लिए उसको पूछो तो बराबर है। खैर, इकोनॉमी मेंस के लिए अभी मेरा कोर्स चल रहा है, लाइव लेक्चर, पावर पॉइंट, रैपिड डिवीजन, हैंडआउट, आंसर राइटिंग विथ इवेल्युएशन, वीकली डाउट रेजोल्यूशन, ये सब फीचर के साथ। डिस्काउंट कोड इज़ monal.org, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ये अन अकेडमी, उसके अंदर ये क्या एक जात का नेटफ्लिक्स, ऐसे और भी सारे सब्जेक्ट के आप कोर्स पैरेलल कर सकते हैं। 2023 की मेंस के लिए 2024 या 25 को टारगेट करें, उससे के भी सब क्लासेस और ऑफर्स चल रहे हैं। कूपन कोड इज़ monal.org। बाकी जो मैंने आपको बताया कि अन अकेडमी पबजी कॉम्बैट रविवार को होने वाला है, तो आप उसका भी फ़ायदा उठाइए। और उसमें आप जीतते हैं तो आपको अप टू 90% स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। सो टेक बेनिफिट ऑफ ऑल दिस, लेट्स क्रैक इट।